हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम स्ट्रेट लाइन का क्विक रिवीजन करेंगे, जैसे ही इस सीरीज में हम करते आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन। तो बेसिकली स्ट्रेट लाइन से पहले कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। तो एक छोटी सी चीज़ ये थी कि क्वाड्रिलेटरल के बारे में, कि आपको पता है क्वाड्रिलेटरल कंसिस्ट ऑफ 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स। तो उसका जो एरिया होता है, क्योंकि इन चीज़ों का यूज़ पूरे चैप्टर में होता है तो आपको पता होना चाहिए। दैट इज हाफ d1 d2 sin theta. d1 and d2 are the length of diagonals, and sin theta is angle between diagonals. इसके अलावा जो पॉइंट है वो आता है पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम में जो पॉइंट आता है वो एक ये आता है कि अगर मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, और ये इसके डायगोनल है। तो अगर इस लेंथ को मैं ए मानता हूँ तो ये भी ए हो जाएगा। एंड इफ दिस इज बी, दिस इज ऑल्सो बी। एंड अज्यूम कि ये D1 है डायगोनल की लेंथ, और ये D2 है। तो यहाँ से जो हमारे पास एक इक्वेशन होती है, जो कि एक स्टेटमेंट है कि जो सम ऑफ ऑल साइड्स है वो इक्वल होता है सम ऑफ स्क्वायर में, कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स। तो यहाँ से मेरे पास ये आता है, दिस इज इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। अगर मैं सिमिलर एरिया निकालूं पैरेललोग्राम का, तो वो आता है हमारे पास P1 P2 कोसेक थीटा। यही होता है ए बी साइन थीटा। थीटा क्या है? थीटा इज दिस एंगल, एंगल बिटवीन टू साइड्स। और हमें पता है कि अगर हम ये भी लेंगे तो भी कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो नहीं बता रहा हूँ मैं कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, वो आपको पता रहता है एंगल के बारे में। जस्ट सम कुछ फॉर्मूले जो आपको यूज़ में आ सकते हैं उनके बारे में बात करें। नेक्स्ट जो है दैट इज एक, अगर हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल माने, साइक्लिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी जो चारों वर्टाइसिस हैं वो किसी सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाई करे, कुछ ऐसा। लेट दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो इसमें क्या फॉर्मूला होता है, इसमें क्या इक्वेशन बनती है? इसमें एक टॉलमिस थ्योरम होती है, जहाँ से हमें ये मिलता है, दैट इज ए बी, मतलब अपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट का सम, ए बी इंटू सी डी प्लस ए डी इंटू बी सी, ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स ए सी इंटू बी डी। तो ये टॉलमिस थ्योरम की इक्वेशन है, इसको आप याद रखें। उसके अलावा एक इंटरसेक्टिंग कोड थ्योरम होती है, जो कि ये कहती है अगर कोई पॉइंट P है, अगर मेरे पास कोई पॉइंट P है, अगर वो या तो अंदर है या फिर बाहर है सर्कल की सरकमफेरेंस के, सर्कल के अंदर है या बाहर है, सरकमफेरेंस पे नहीं है, तो उसके लिए इक्वेशन क्या होती है एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, कुछ क्या स्टेटमेंट वगैरह से रिलेटेड बाद में बात करते हैं। लेट्स से ये आपका पॉइंट P है। यहाँ से मैंने क्या किया, इस पे पहले टेंजेंट ड्रॉ करी। टेंजेंट है ये यहाँ T पे करती है, और यहाँ से मैंने ऐसी लाइन ड्रॉ की जो कि सर्कल को दो पॉइंट पे काटती है। अज्यूमिंग दिस इज बी, ए एंड दिस इज बी। और एक और करके दिखा देता हूँ मैं। लेट दिस इज क्यू एंड दिस इज पी। तो यहाँ, सॉरी, दिस इज आर। तो यहाँ से मेरे पास इंटरसेक्टिंग कोड थ्योरम से क्या आता है, दैट इज पी टू आर इंटू, दिस इज इंटू पी टू क्यू, ये बराबर होगा पी टू ए
into p to b, and this is also equal to p to t into p to t, that is pt स्क्वायर। ठीक है, और अगर पॉइंट p अंदर लाई करता है, अज्यूम किया कि अगर पॉइंट p अंदर है, तो इसका इस पे हम टेंजेंट ड्रॉप नहीं कर पाएंगे, बाकी तो कंडीशन सेम ही रहेगी। दिस इज p, दिस इज q, दिस इज r, दिस इज a, दिस इज, तो यहाँ पे सिर्फ ये वाली इक्वालिटी होल्ड करेगी, क्योंकि यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पा रहे। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें, तो अब हम थोड़ा सा प्लेन के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले आपको बेसिक पता है एक्स वाई एक्स के बारे में, एक्सिस के बारे में। दिस इज एक्स एक्सिस, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव एक्स है, इफ दिस इज पॉजिटिव वाई देन दिस इज नेगेटिव वाई, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। यहाँ प्लस प्लस रहता है, यहाँ माइनस प्लस रहता है, माइनस माइनस एंड प्लस माइनस, ये चीज़ें आपको पता है, बेसिक्स आपको पता है। एक पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, जिसका रिविजन करवा देते हैं कि अज्यूम एक पॉइंट ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे है, और एक्स एक्सिस से, दिस इज एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, दिस इज आर, ये पॉइंट पी है। तो पी को हम लिख सकते हैं आर कोस थीटा आर साइन थीटा, इसके कोऑर्डिनेट्स। अज्यूमिंग ये अगर ये 0,0 ना हो, ये कुछ a, b हो, तो यहाँ पे a और b हो जाएंगे, दैट इज लेट्स से a प्लस एंड b प्लस, इस तरह से कुछ। ठीक है, इसके बाद हाँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x, y को इक्वलेंट हो जाएगा r और थीटा के। इसके अलावा डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, वो बताने की नीड नहीं है कि एक पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, एक पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है, इनमें डिस्टेंस जो होगी x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर एंड रूट ऑफ दिस इज डिस्टेंस AB। ओके ओके, अब थोड़ा सा ट्रायंगल इनइक्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी, व्हाट ट्रायंगल इनइक्वालिटी सेज, कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसकी साइड ए बी सी है, तो सबसे बेस कंडीशन तो आपको पता ही होगी, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो यहाँ से मुझे राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, तो यहाँ से मुझे एक्यूट एंगल ट्रायंगल मिलता है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर, तो यहाँ से मुझे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल मिलता है। ठीक है, और ये ट्रायंगल इनइक्वालिटीज हो गई आपके पास तीनों कंडीशंस। इसके अलावा सेक्शन फॉर्मूला, नेक्स्ट जो है सेक्शन फॉर्मूला, ये जल्दी जल्दी कवर करवा लेते हैं, क्योंकि ये पता रहता है, पहले ही पढ़ा हुआ होता है। सेक्शन फॉर्मूला की बात करें, अज्यूम कि ये कोई P है पॉइंट, ये Q है, इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, इसके x2, y2 है। मेरे को एक पॉइंट बीच में R ऐसा निकालना है, जो कि इसको m/n में इंटरनली डिवाइड करता है। तो मैं यहाँ सीधा लिख देता हूँ। तो जो R के जो x, y कोऑर्डिनेट्स आएंगे, वो कुछ आएंगे, देखिए, m टाइम्स x2 प्लस n टाइम्स x1 अपॉन m प्लस n, m टाइम y2 प्लस m टाइम y1
सॉरी दिस इज n टाइम y1 अपॉन m प्लस n। और अगर एक्सटर्नली बात हो जाए तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाता है। मतलब जिसकी ओर होता है, जिसकी ओर एक्सटर्नली होता है उसके साथ माइनस आ जाता है। मीन्स अगर देखिए इस r को इधर सब्सटीट्यूट करूं तो ये q के एक्सटर्नली होगा, तो n के साथ माइनस आएगा, n के साथ। ठीक है। और अगर ये इधर होता है तो इसमें m के साथ माइनस आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जिस रेशियो की तरफ माइनस, जो रेशियो बिल्कुल पूरा बाहर होता है तो उसके साथ माइनस आता है। इसके बाद एक पॉइंट होता है, ये थोड़ा सा याद रखने का है, इजी पॉइंट है, जो कि है हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो अगर मान लीजिए कि मैंने माना कि कुछ ऐसा है कि भाई मैंने आपको 2 पॉइंट दिए a और b, और मैंने इसमें p पॉइंट निकाल लिया, तो पूछता है कि p का हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होगा। तो p का हार्मोनिक कॉन्जुगेट एक पॉइंट r होगा। कैसे होगा कि मैंने माना कि p a और b को लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड करता है इंटरनली, तो r जो होगा वो a और b को लैम्डा, दिस इज लैम्डा एंड दिस इज 1, दिस इज लैम्डा टाइम्स ऑफ समथिंग k एंड दिस इज ओनली k, डिस्टेंस का रेशियो ना, तो वो इस रेशियो में डिवाइड। इजी टू अंडरस्टैंड, ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है। अब इसके अलावा हम सेंटर्स की बात कर लेते हैं एक ट्राइंगल के अंदर। तो सबसे पहला जो सेंटर आता है वो होता है सेंटेरोइड, CENTROID, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड को हम ग्रेविटेशनल सेंटर भी कहते हैं, जो कि फिजिक्स में पढ़ते हैं आप, सेंटर ऑफ मास वो होता है। तो बेसिकली उसको G से डिनोट करते हैं। अगर एक ट्राइंगल है ABC, ए के x1 कोमा xi कोमा yi इनके कोऑर्डिनेट्स हैं, 1 2 3 इनके करस्पॉन्डिंग, तो G जो होगा वो होगा समीशन xi अपॉन 3, और y कोऑर्डिनेट होगा yi अपॉन 3। इसको G से डिनोट करते हैं, याद रखें। दूसरा जो आता है सेंटर, वो हमारे पास आता है इन सेंटर। तो अच्छा, इससे पहले सेंट्रोइड का एक ये पॉइंट भी होना चाहिए कि सेंट्रोइड बनता कैसे है या फिर क्या है, तो वो भी एक बार बता देते हैं। सेंट्रोइड इज नथिंग बट इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस। और मीडियंस आर जो कि एक वर्टाइसिस से निकले और अगली साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, तो इनका जो इंटरसेक्शन होता है वो होता है सेंट्रोइड जी। और ये इसको 2:1 में डिवाइड करता है। लेट्स से दिस इज जी, दिस इज ए, बी, सी एंड दिस इज डी। तो ए जी अपॉन जी डी इज इक्वल टू 2:1। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। इसके अलावा हमारा इन सेंटर होता है। इन सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास इन सेंटर कहलाता है। उसका इन सेंटर ये भी होता है, देखो अंदर कोई सेंटर, तो सेंटर तो सर्कल का भी होता है, तो वो कुछ ऐसे आप याद कर सकते हो कि आप इन सेंटर अगर किसी का निकालते हैं ट्रायंगल का, तो उससे आप एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो तीनों साइड्स को टच करता हो, उसके अंदर हो। ये होगा क्या, तो दिस विल कम आउट इफ दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अगर ए के अपोजिट ए है, बी के अपोजिट बी है, दिस इज लेंथ ऑफ दीज साइड्स। तो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट्स आई के जो आते हैं वो आते हैं ax1 प्लस, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स x1 कोमा y1 है तो।
ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट वाला आएगा bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। सिमिलरली y के साथ हो जाएगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3। इसके अलावा एक थोड़ा सा चीज़, इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। देखो, अगर जो इन सेंटर है वो साइड्स को टच टच कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस होगी ये इसका इन रेडियस होगा। तो इन सेंटर की हर साइड से डिस्टेंस जो होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। इन सेंटर वैसे तो एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ये तो डेफिनेशन वाइज है, बट यहाँ से हमें ये भी पता चला। इसके अलावा एक ये भी होता है कि दिस इज आई। तो एक बार मैं बना देता हूँ। लेट्स से दिस इज आर ट्राइंगल ए बी सी। ये हमने बनाया, इसके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स बनाया हमने। ठीक है, दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ एंड दिस इज आई। तो हमारे पास ये रेशियो भी होता है, दैट इज बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ये आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा, जब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलते हैं इसे, कि जो जहाँ तीसरी साइड को काटता है तो उनका रेशो रिमेनिंग टू साइड्स के रेशो के इक्वल होता है। और हाँ, ये भी है, ये भी याद कर सकते हैं कि ये पॉइंट भी होता है, दैट इज अगर इंटरनल इन सेंटर जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर को इन रेशियोज में काटता है, दैट इज बी प्लस सी अपॉन ए, ओके, सी प्लस ए अपॉन बी, ए प्लस बी अपॉन सी। अगर ये इन सेंटर है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो इन सेंटर इस इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को इस रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब जो जिस साइड पे वो काट रहा है वो नीचे आ जाएगा, बाकी दूसरा सम ऊपर आ जाएगा। अगर एक्सेंटर की बात करें तो एक्सेंटर का जो फॉर्मेशन होता है वो कुछ ऐसे होता है कि मैं इनको एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, ये ट्रायंगल था, उनकी लाइंस को मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके दो बाइसेक्टर जो लेता हूँ एक्सटर्नल लेता हूँ और एक इंटरनल लेता हूँ। तो एक यहाँ से एक्सटर्नल आया, ये भी एक्सटर्नल आया और ये इंटरनल आया। तो ये इसका I1 इसको डिनोट कर दिया, दैट इज इसका एक्सेंटर हो जाएगा। और इसके अंदर हमने सिंपली इसमें क्या करेंगे, हम ए को माइनस ए से रिप्लेस कर, जिसके करस्पॉन्डिंग निकाला है ए के करस्पॉन्डिंग, तो इसमें हम ए को माइनस ए कर देंगे। और सेम इन सेंटर I2 के करस्पॉन्डिंग बी को माइनस बी कर देंगे। इन सेंटर आई एक्स सेंटर सॉरी 3 के करस्पॉन्डिंग सी को माइनस सी कर देंगे। फॉर्मूला जो था, जो हमने इन सेंटर निकाला था इसमें, तो आपको एक्स सेंटर मिल जाए। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है ऑर्थो सेंटर का। ऑर्थो सेंटर को एच से भी डिनोट किया जाता है। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, अगर हम वर्टाइसिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं साइड के ऊपर, तो उनका इंटरसेक्शन ऑर्थो सेंटर होता है। मीन्स यहाँ से ड्रॉ हुआ और यहाँ परपेंडिकुलर, तो ये जो पॉइंट होगा
दिस इज ऑर्थो सेंटर। लेट से मैंने इसको एच से डिनोट किया, तो इसके इसके अगर कोऑर्डिनेट्स ए बी सी है तो ऑर्थो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कुछ इस फॉर्म में आएगा। इट सेज x1 tan a, अगर इनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 x2 y2 और x3 y3 है तो प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन समीशन tan a, सिमिलरली y के साथ आ जाएगा। और इसके बारे में अगर मान लीजिए एक ट्राइंगल राइट एंगल है तो उसका जो ऑर्थो सेंटर होगा वो जहाँ पे राइट एंगल बना है वहीं पे होगा। बेसिक आपको थोड़ा बहुत पता भी है ये चीज़। अगला जो आता है दैट इज ऑर्थो सेंटर, सॉरी सरकम सेंटर। ऑर्थो सेंटर तो हो गया, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर को हम ओ से डिनोट करते हैं। सरकम सेंटर क्या होता है बेसिकली, अगर डेफिनेशन वाइज देखें तो सरकम सेंटर किसी ट्राइंगल को बाहर से करने वाला, जो इसके थोड़ा सा गंदा बन गया। अगर कोई सर्कल बना देते, किसी ट्राइंगल के वर्टाइसिस से जाने वाला सर्कल ए बी सी, ठीक है। और, और ये बनता कैसे है, ये साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, वो आते हैं कुछ इस फॉर्म में कि x1 sin 2a, बाकी आप समझ गए होंगे, x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c अपॉन समीशन sin 2a सेम y के साथ। अच्छा, अब वो अगर इसका सरकम सेंटर वो इधर आया तो इससे हमें क्या मिला कि ये जो डिस्टेंस वो रेडियस थी, ये भी रेडियस है सर्कल की और ये भी रेडियस है, तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि ओ ए इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। देखिए फॉर्मूलों का यूज बेसिकली होता नहीं है, हम डेफिनेशन वाइज जो जिस तरह से हमने इसको क्रिएट किया है वहीं से इनको निकाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा एक रिलेशन होता है इन्हीं में जो कि मैं याद करता हूँ, मुझे जिस फॉर्म में याद है दैट इज HGO का रेशो, HGO का रेशो 2:1। तो G ग्रेविटेशनल सेंटर दैट इज सेंट्रोइड, H इज ऑर्थो सेंटर एंड O इज सरकम सेंटर। तो क्या कहा है इसमें कि किसी भी ट्राइंगल में H G और O जो है एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, और जो G है वो H और O को 2:1 में डिवाइड करता है। तो अगर आप इनमें से कोई भी दो निकाल पाते हैं, जो कि G तो सबसे इजी है, अगर आप H या O निकालने में कंफर्टेबल हैं तो आप दूसरा निकाल सकते हैं इजी। तो इसको याद रखें। इसके अलावा फिर अगला पॉइंट जो है वो हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर मैंने माना एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ऐसे कुछ, अज्यूम कि इसके कोऑर्डिनेट्स ए बी और सी हैं। ये x1 मतलब वर्टाइसिस x1 y1 x2 y2 एंड दिस इज x3 y3। तो यहाँ पे जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो होगा, एक डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम, डिटर्मिनेंट होगा हाफ ऑफ x1 y11
x2 y2 1 x3 y3 1। ओके, या फिर इसको हम वैसे भी निकालते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और फिर यहाँ पे वापस x1 y1 आ जाता है, एंड इनका प्रोडक्ट तो ऐड होता है एंड इनका प्रोडक्ट सबट्रैक्ट होता है, इसका हाफ। ठीक है, तो यही होता है, इनकी वैल्यू सेम आती है। दैट इज यहाँ से अब जो आएगा x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3 x3 y2 x2 y1, सेम यहाँ से आएगा। दैट इज x1 y2 प्लस y1 x3 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 x2 y1 एंड x1 y3, और उसका मोड आएगा क्योंकि एरिया पॉजिटिव देंगे। और अगर मुझे किसी भी पॉलीगन का निकालना होता है तो मैं उसको ट्राइंगल्स में तोड़ देता हूँ और निकाल लेता हूँ। अगर कोई स्ट्रेट लाइन होगी उस पर 3 पॉइंट होंगे तो उसके लिए जो उसका एरिया होगा 3 पॉइंट से करस्पॉन्डिंग, अगर एक हम ट्राइंगल मान ले तो उसका एरिया 0 हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फिर लोकस बेस भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो लोकस बेस तो क्वेश्चन के थ्रू ही होता है कंसेप्ट क्लियर, बट एक छोटा सा हम इसका आइडिया दे देते हैं कि लोकस क्या होता है। तो लोकस जस्ट एक, मान लीजिए कोई पॉइंट है, वो किसी गिवन, आपको कोई गिवन है ज्योमेट्रिकल कंडीशन, उसके अलोंग वो अगर मूव कर रहा है तो उसका जो पाथ होता है उसको हम लोकस कहते हैं। तो बेसिकली ये तो क्वेश्चंस करेंगे तभी होगा लोकस। लोकस इजी है वैसे। इसके अलावा थोड़े से कुछ लोकस निकालते हैं हम, जिनमें कुछ बेसिक्स जो आपको इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस में आपको पता होना चाहिए। कुछ इक्वेशंस गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग आपको अगर लोकस पूछा जाता है तो उसके लिए तो सबसे पहला होता है सर्कल का। सर्कल में क्या होता है, सर्कल में वो देता है कि अगर कोई पॉइंट P है, वो एक पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे, A से फिक्स्ड डिस्टेंस पे, तो P का लोकस जो होगा वो एक सर्कल होगा। दैट इज समथिंग लाइक दिस। और A क्या होगा उसका, वो सर्कमफेरेंस में मूव करेगा मतलब, और A उसका सेंटर हो जाएगा, और AP जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस हो जाएगी। ठीक है, अगर दूसरा हम बात करें पैराबोला की, बेसिकली ये सारे पॉइंट्स होंगे ये नेक्स्ट चैप्टर्स में भी कवर करवाएंगे। पैराबोला का लोकस, पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है कि पैराबोला एक लोकस है किसी पॉइंट P का जिसकी डिस्टेंस एक लाइन से और किसी पॉइंट फिक्स पॉइंट से इक्वल है। तो लेट दिस इज S, और ये अगर पॉइंट P है तो इसकी इस लाइन से और यहाँ से डिस्टेंस जो होगी वो इक्वल होगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो लोकस होता है वो पैराबोला होता है। डेफिनेशंस किस पॉइंट को क्या कहते हैं वो पैराबोला के अंडर ही आपको सब करवा देंगे। तो आई थिंक ये डेफिनेशंस नहीं करवानी चाहिए, बट स्टिल थोड़ा बहुत आइडिया दिलवा देते हैं। फिर आता है इलिप्स का। इलिप्स का क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट S1 एंड S2, एंड आपसे कहा गया है कि आप एक लोकस बताइए कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस उस पॉइंट की इन दोनों से उसका जो सम है वो आपका कुछ कांस्टेंट रहे। लेट दिस इज P1 P2, तो P1 प्लस P2 जो है वो आपका कांस्टेंट के रहे, मींस अगर वो पॉइंट P हमें उसका लोकस निकालना है तो S1P प्लस S2P जो है वो आपका कांस्टेंट रहे। तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास बेसिकली ऐसा भी हो सकता है कि देखिए, अगर ये चीज़ आपको बतानी चाहिए कि मान लीजिए ये S1 है, ये S2 है। अगर इसी लाइन पे यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास P पॉइंट है, तो अगर यहीं पे P पॉइंट है तो ये होगा S1P एंड दिस इज S2P, और S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस K है। और अब अगर मैं कहूँ कि मुझे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है तो इसका मतलब क्या होगा कि P मैं इसी लाइन पे मूव करूंगा। अब अगर मैं कह देता हूँ कि जो K है, जो
डिस्टेंस का जो सम था वो आपका छोटा हो गया किससे, S1 S2 से। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। के S1 S2 की डिस्टेंस से छोटा ही नहीं हो सकता। हाँ, अगर के बराबर हो जाता है S1 S2 के, तो इसका मतलब है वो इस स्ट्रेट लाइन पे होगा इनके बीच में। और अगर के बड़ा हो जाता है, जो सम था S1 S2 से बड़ा हो जाता है, तो हमारे पास हमें एक इलिप्स मिलता है, जो कि अगर मैं यहाँ से बताऊँ तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, मीन्स जैसे अगर मान लीजिए यहाँ S1 S2 और P का एक ट्राइंगल बना था, अगर वो बराबर हो जाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनी थी। और अगर के छोटा हो जाता है तो कुछ भी, कोई भी एक रियल आपको पाथ नहीं मिलेगा। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं, दैट इज हाइपरबोला। तो हाइपरबोला क्या होता है कि सेम आपके पास अगर दो पॉइंट्स है तो उनके जो डिस्टेंस है, उनका डिफरेंस, लेट्स से दिस इज S1, तो एक मेरे को पॉइंट निकालना है जिसका इन दोनों से डिस्टेंस का डिफरेंस जो है, दैट इज PS1 माइनस PS2, ये कांस्टेंट के रहना चाहिए। और उसमें भी ये कंडीशन होनी चाहिए, दैट इज के मस्ट बी लेस देन S1 S2। तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको हाइपरबोला मिलता है। इसके हाइपरबोला एक अलग से चैप्टर है, तो उसमें आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जिनके बारे में शायद बात कर लेनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट दैट सेज कि सबसे पहले ऊपर हम मैं मान लेता हूँ कि ए और बी तो मुझे गिवन है और पी है एक वेरिएबल। तो उसने कहा कि मान लीजिए पी ए अपॉन पी बी जो है ना, वो के इक्वल है। तो यहाँ से क्या मिलता है मुझे, अगर के की वैल्यू 1 हो जाती है, इट मीन्स पी ए इक्वल टू पी बी, तो मुझे मिलता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और अगर पी ए अपॉन पी बी इक्वल टू के था और के की वैल्यू 1 नहीं है, तो यहाँ से मुझे मिलता है सर्कल। सर्कल मिलता है यहाँ से। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ाया जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में इसके करस्पॉन्डिंग सारी बातें होंगी कि क्या होता है क्या नहीं होता। अपोलोनियस सर्कल होता है, उसके बारे में वहीं पे बात होगी सब कुछ, कैसे बनता है कैसे नहीं बनता, के क्या होता है। ठीक है, अगर के 1 नहीं है तो। दूसरा पॉइंट, अगर मुझे कहा गया कि कुछ ए पी और बी, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, तो जो पी का लोकस होता है वो होता है सरकमफेरेंस, जिसके करस्पॉन्डिंग ए और बी डायमीटर्स के अपोजिट्स एंड होते हैं, समथिंग लाइक दिस। आपको पता है ये तो, दिस इज ए, दिस इज बी, तो डायमीटर सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री का एंगल एक्सटेंड करते हैं, तो यहाँ पे पी हो। थर्ड, अगर पी ए प्लस पी बी कोई कांस्टेंट के इक्वल है, तो अभी बताया आपको, अगर के की वैल्यू ए बी से बड़ी है तो आपको इलिप्स मिल जाएगा। अगर के की वैल्यू ए बी के इक्वल है तो ए से बी को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट के बी में बीच में मिल जाएगा। और अगर के की वैल्यू ए बी है तो ऐसा कोई रियल लोकस आपको नहीं मिलेगा, कुछ रियल पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। फोर्थ पॉइंट, पी ए माइनस पी बी का जो डिफरेंस है, दिस इज इक्वल टू समथिंग के कांस्टेंट। अब अगर के की वैल्यू ए बी से कम है तो आपको हाइपरबोला मिल जाएगा। अगर के की वैल्यू ए बी के इक्वल है तो आपको लाइन मिलेगी एक्सक्लूडिंग ए बी एंड ए से बी के बीच वाले, इनको छोड़ के आपको जो लाइन सेगमेंट होगी, जो मतलब ऊपर मिल गई थी, उसको छोड़ के वो आपको मिल जाएगी। और अगर के की वैल्यू आपने ए बी से बड़ी कर दी तो आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। तो ये आपको लोकस से रिलेटेड लगभग सारे पॉइंट्स हो गए हैं। एक छोटा पांचवा पॉइंट ये भी बचता है कि एंगल ए पी बी, अगर कोई थीटा एंगल है
तो ये बेसिकली सर्कल के करस्पॉन्डिंग ही होता है। अब देख लीजिए एक बार, देखो। हाँ, अगर मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो अगर मैं मेजर आर्क पे देखूं तो मुझे जो एंगल मिलता है वो 90 से कम मिलता है, माइनर आर्क पे 90 से ज़्यादा मिलता है। तो ये थीटा अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, तो ए और बी से जाने वाला सर्कल, जो कि दो सर्कल होंगे बेसिकली, मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। एक ऐसा भी होगा, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री से ज़्यादा है तो मुझे माइनर आर्क मिलेगा, और अगर 90 से कम है तो मुझे मेजर आर्क मिलेगा। दोनों दो सर्कल हैं, उनके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की। तो ये तो प्री रिक्विजिट्स थे, ये जो कि आपको पता होना चाहिए था। अब स्ट्रेट लाइन का जो मेन है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले स्लोप। स्लोप इज नथिंग बट इंक्लिनेशन की एक्स एक्सिस से उसका कितना इंक्लिनेशन है। तो स्लोप जो m होती है उसको हम टेन थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा इज उसका इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस से, एंड याद रखेंगे थीटा जो आपका 0 से पाई के बीच में लाई करता है। अगर थीटा थीटा जो है 0 से पाई/2 तक है तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। अगर थीटा पाई/2 से पाई के बीच में है तो आपका स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। स्लोप पॉजिटिव मीन्स कुछ ऐसी लाइन, स्लोप नेगेटिव मीन्स कुछ ऐसी लाइन यहाँ से, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर थीटा 90 डिग्री ही हो गया तो इसका मतलब है लाइन जो होगी वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। और अगर थीटा 0 हो गया तो लाइन जो होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। नेक्स्ट, अगर दो लाइंस पैरेलल गिवन है तो उसका मतलब है उनकी जो स्लोप है वो आपकी इक्वल है। अगर दो लाइनों की स्लोप इक्वल है तो इसका मतलब है वो लाइंस क्या है, पैरेलल है। और नेक्स्ट पॉइंट कि अगर मुझे एक ए पॉइंट x1 कोमा y1 गिवन है, एक बी पॉइंट x2 कोमा y2 गिवन है, और मुझसे पूछा गया कि इसकी स्लोप क्या होगी, तो स्लोप जो होगी वो आएगी y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। कैसे निकाला, सिंपली देखिए, अगर ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है तो ये डिस्टेंस क्या होगी और ये डिस्टेंस क्या होगी, उन्हीं का रेशियो, तो यहाँ से tan थीटा आएगा, तो वही निकाला है। ओके, अब देखते हैं थोड़े से और बेसिक डेफिनेशंस। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट वो होता है जब वो एक्स एक्सिस को कट करता है, और वाई इंटरसेप्ट वो होता है जब ये वाई एक्सिस को कट करता है। तो एक्स इंटरसेप्ट के करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई इंटरसेप्ट के करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू 0 होती है। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। ओके, अगले कुछ और पॉइंट्स। अगर उसने कहा कि आपके पास कोई लाइन है जिसके आपके पास इंटरसेप्ट जो है वो नॉन जीरो है और वो इक्वल है, तो इसका मतलब है उसकी स्लोप -1 है। -1, सॉरी, -1 की स्लोप जो होगी वो कुछ ऐसी होगी, ठीक है। तो उसके इंटरसेप्ट जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे यहाँ से। ये थीटा होगा, ये 145। और अगर उसने कहा कि इक्वल इंक्लाइंड है, अगर उसने इंक्लाइंड इक्वली बोला, इक्वल इंक्लाइंड बोला है, तो उसकी स्लोप जो होगी उसका मोड 1 होगा। दैट इज एम की जो होगी वो +-1 वैल्यू हो सकती है अगर वो इक्वली इंक्लाइंड है तो, ठीक है। मीन्स अगर वो कहता है कि इंटरसेप्ट जो है उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है तो वो इक्वली इंक्लाइंड होगा और उसकी एम की वैल्यू
स्लोप जो होगी वो प्लस माइनस। आप देखते हैं जनरल इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं कि हम किसी स्ट्रेट लाइन को कैसे दिखाते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो होगा वो जनरल फॉर्म होता है। हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में दिखाते हैं, और इसमें से एटलीस्ट ए और बी में से एटलीस्ट को इनमें से एक जीरो नहीं होना चाहिए, इनमें से एटलीस्ट एक नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, ओके। इसके अलावा अगर आपसे दे दिया जाए स्लोप की फॉर्म में, तो वो इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x। ये आपको अगर स्लोप गिवन है और आपको पॉइंट गिवन है एक x1 कोमा y1, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक लाइन की इक्वेशन ये आती है टू पॉइंट फॉर्म। उसमें आप m की जो वैल्यू है वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 सब्सटीट्यूट कर देंगे। यहाँ से 2 पॉइंट फॉर्म हो जाएगा। हो सकता है y1 को y2 से और x1 को x2 से भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, बट करस्पॉन्डिंग पॉइंट सेम रहने चाहिए। फिर रहता है स्लोप पॉइंट फॉर्म, दैट इज वहाँ से आता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है उस अगर आप यहाँ x की वैल्यू जीरो रखोगे तो आपको y इंटरसेप्ट मिलेगा। तो c जो है वो y इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म वो होती है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन। ए एक्स इंटरसेप्ट है और y इंटरसेप्ट जो है वो b है। इसके अलावा एक होता है नॉर्मल फॉर्म। वो कुछ ये होती है कि x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। तो एक बार इसका फिगर बना देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि अल्फा और p क्या है। तो लेट से ये हमारे पास लाइन है, तो इसका डिस्टेंस तो p है, और ये जो एंगल है ये अल्फा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो लाइन होती है वो हमारे पास यहाँ से आती है। एक थोड़ा सा ध्यान रखिए, सबसे पहली चीज़ कि p जो होगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि डिस्टेंस था। दूसरी चीज़ कि अल्फा जो होगी वो क्लोज जीरो से ओपन टू पाई तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद डिटर्मिनेंट फॉर्म भी होती है लाइन की, जो कि अगर आपको दो पॉइंट गिवन है, लेट्स से ए x1 कोमा y1 और b x2 कोमा y2, तो जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है y1 x1 y1 1 x2 y2 1। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है, फिर होता है एक पैरामेट्रिक फॉर्म जो हमने आर और थीटा की फॉर्म में पहले पढ़ा था। सिमिलर होता है अगर मेरे पास किसी पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x1 कोमा y1 है, वहाँ से r डिस्टेंस पे और थीटा एंगल इंक्लाइन पे है, तो उसकी इक्वेशन आती है x माइनस x1 जो आता है वो आता है r कोस थीटा, और y माइनस y1 इज इक्वल टू r साइन थीटा। तो यहाँ से जो मेरे पास p जो पॉइंट होता है वेरिएबल, उसके कोऑर्डिनेट्स आते हैं x1 प्लस r कोस थीटा y1 प्लस r साइन थीटा। यहाँ प्लस माइनस हो जाता है क्योंकि आप ऊपर नीचे दोनों तरफ जाते हैं लाइन के, तो इसलिए प्लस माइनस हो जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी सेम इक्वेशंस बनती हैं, बट वहाँ एक ही तरफ जा पाते हैं, तो वहाँ सिर्फ एक साइन चलता है। बट यहाँ प्लस माइनस दोनों हो जाते हैं। स्ट्रेट लाइन निकालते हैं तो फिर आता है दो लाइनों के बीच का एंगल मुझे निकालना है। तो उसके लिए सिंपली फॉर्मूला आपके पास रहता है कि मान लीजिए एक लाइन जो है उसकी स्लोप m1 है से tan थीटा 1, एक की m2 है से tan थीटा 2। तो अब उनके बीच का मुझे अगर एंगल निकालना है तो उसको मैं लिखता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन
वन प्लस M1 ये फॉर्मूला होता है। और इस चीज़ का थोड़ा सा ये भी कह सकते हैं आप कि आपने प्लस माइनस में कि ये तो मोड है प्लस ही देगा, तो हम इससे एक्यूट ही निकालते हैं, क्योंकि 180 माइनस थीटा करेंगे तो ऑब्ट्यूज भी मिल जाएगा जिसके करस्पॉन्डिंग टेन थीटा नेगेटिव होता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अगर इनमें से कोई लाइन कोई जीरो या फिर अगर M1 या M2 में से कोई जीरो या इनफाइनाइट हो जाता है तो उसके करस्पॉन्डिंग में आपको पता रहना चाहिए क्या क्या केसेस बनते हैं, उनको आप खुद से सोल्व करें। अगर दोनों पैरेलल हो जाते हैं तो क्या होता है, तो उन चीज़ों को निकालें। ये जो पॉइंट है जो मैं अगला बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग अगर आपको इंटीरियर एंगल निकालने तो कैसे निकालो, तो मैंने माना कि ट्राइंगल की लाइन साइड्स हैं L1 इक्वल टू ज़ीरो, L2 इक्वल टू ज़ीरो एंड L3 इक्वल टू ज़ीरो, और इनकी स्लोप जो है वो M1 M2 और M3। मैंने मान लिया कि ये असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में, मैंने मतलब इनको ऑर्डर में अरेंज करूंगा मैं खुद से, अगर मुझे साइड्स की बनोगी तो मैं इनको ऑर्डर में अरेंज खुद से करूंगा। उसके करस्पॉन्डिंग जो टेन ऑफ फर्स्ट एंगल जो होगा वो होगा M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। टेन ऑफ सेकेंड एंगल जो होगा वो होगा M2 माइनस M3 अपॉन 1 प्लस M2 M3। टेन ऑफ थर्ड एंगल होगा वो होगा M3 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M3 M। इन चीज़ों का ध्यान इसका ये ध्यान रखना है, क्योंकि बाद में आपको लग सकता है कि उसके उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था वो हमने क्यों उसके करस्पॉन्डिंग सप्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्यों नहीं लिए, 180 में से सब्ट्रैक्ट करके क्यों नहीं लिया, दूसरा क्यों नहीं लिया, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको ये पता होना चाहिए। फिर आता है किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट P है, P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स A, B हैं, जिसकी लाइन AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 से डिस्टेंस निकाल। तो सिंपली इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अच्छा, ये x1 y1, इसको तो जो डिस्टेंस होगी वो होगी D से उसको डिनोट किया, वो आएगी AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट और इसका मोड, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है इस वजह से। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, क्योंकि अगर पैरेलल लाइंस नहीं है तो वो तो काटेंगे कहीं ना कहीं, तो उनकी डिस्टेंस तो जीरो हो जाएगी, बट अगर पैरेलल लाइंस है तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो उनको पहले हम एक बार क्या करते हैं, पैरेलल लाइंस को इस फॉर्म में लिख देते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, और दूसरी पैरेलल लाइन को लिख देते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू। तो इनके बीच की डिस्टेंस जो डी होगी वो आएगी हमारे पास सी वन माइनस सी टू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, एंड दिस इज इन मोड। सिमिलरली अगर मेरे पास इक्वेशन ऐसी फॉर्म में हो एम एक्स प्लस सी वन या फिर y इज इक्वल और दूसरी लाइन हो एम एक्स प्लस सी टू, तो यहाँ से जो डिस्टेंस d आती है वो आती है सी वन माइनस सी टू अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर का रूट। तो अगर किसी भी फॉर्म में आपको गिवन है तो आप निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट्स का ध्यान रखें वो आपके सेम रहने चाहिए। एक ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखने का है, यूज आ जाता है कि अगर मान लीजिए कोई आपके पास राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो उसमें क्या होता है देखिए अगर ये राइट एंगल है, सॉरी ये नहीं है, अगर ये राइट एंगल है आइसोसेलेस है, दिस इज 45 दिस इज 45, अब अगर मैं इसका बाइसेक्टर डालता हूँ, दिस इज 90 एंड दिस इज आल्सो 45, इफ दिस इज P दिस इज आल्सो P,
ठीक है। और सॉरी, I just if this is P then this is also P and this is also P, तो यहाँ से इसका जो एरिया आता है वो पी स्क्वायर आ जाता है। तो ये याद रखने का है। निकाल सकते हैं इक्विलेटरल के केस में भी आप निकाल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, जस्ट पॉइंट था आपको बताना था, बता दिया। अगर हाँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पे ध्यान दें एक बार आप, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर मान लीजिए मेरे को एक पैरेललोग्राम गिवन है। अब तो मैंने इक्वेशंस देख ली कि पैरेलल लाइंस की कैसे लिखी जाती हैं। तो दिस इज ये जो है वो ये y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 है, और ये जो है ये y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 है। ये जो है y इज इक्वल टू, सॉरी दीज आर पैरेलल लाइंस, ये जो है ये y इज इक्वल टू m2x प्लस c d1, मान लीजिए d1 है, और ये y इज इक्वल टू m2x प्लस d2 है। हाँ, दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ये आपको समझ में आ रहा है, ये भी समझ में आ रहा है। तो अब अगर मुझे इसका निकालना है एरिया, तो एरिया तो होता है P1 P2 साइन थीटा। अब मैं यहाँ से P1 निकाल सकता हूँ, P2 निकाल सकता हूँ, साइन थीटा भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि अब मैंने सब सोल्व कर लिया है। तो सोल्व करने के बाद जो इक्वेशन आती है बेसिकली, वो यहाँ से मैं सीधा बता देता हूँ इक्वेशन क्या आती है। वो आती है C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2 डिवाइड बाय M1 माइनस M2 का मोड। दिस विल कम आउट एज अ एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ठीक है। और अगर रोम्बस हो गया तो P1 की वैल्यू P2 के इक्वल हो जाती है, तो वो भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये चीज़ें जो हमने मतलब पहले पढ़ी थी और जो अभी पढ़ा, उनका यूज़ करके सोल्व करना हमने सीखा। फिर आता है कॉन्क्रीट पॉइंट्स। तो देखो, अब मैंने देखा कि यार दो लाइंस जो होती हैं वो अगर पैरेलल नहीं है तो हमेशा काटेंगी, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। बट अगर मान लीजिए तीन लाइंस हैं, तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि यार वो तीनों एक ही पॉइंट पे काटेंगी। काटती हैं वो तो चलो ठीक है, बट एक ही पॉइंट पे काटती हैं। तो यार देखो, इसके लिए क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास एक L1 लाइन है, एक L2 लाइन है और एक L3 लाइन है, और अगर मुझे कहा गया कि ये तीनों जो है कॉन्करेंट हैं, मतलब एक ही पॉइंट पे काटती हैं, तो मैं यहाँ पे ये इक्वेशन लगा सकता हूँ, दैट इज λ1 L1 प्लस λ2 L2 प्लस λ3 L3। अगर ये जीरो हो जाता है, किन्हीं λ1 λ2 λ3 तीनों ही नॉन जीरो के लिए, तीनों ही नॉन जीरो होनी चाहिए, अगर उसके लिए ये हो जाता है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है, तीनों ही नॉन जीरो होने चाहिए, तो इसका मतलब है कि L1 L2 और L3 जो है वो कॉन्करेंट है। इसके अलावा आप एक ऐसे भी निकाल सकते हैं, L1 L2 L3 को मैं अगर इस फॉर्म में रखता हूँ AI x प्लस BI y प्लस CI, मतलब 1 2 3 इसके करस्पॉन्डिंग, तो जो मेरे पास ये डिटर्मिनेंट है, ये वाला A1 B1 C1 A2 A3 B2 B3 C2 C3, और अगर ये जीरो हो जाता है तो भी मैं कह सकता हूँ कि ये कॉन्ग्रेंट होंगी, बट कन्वर्स टू हो ना हो उसकी कोई ज़रूरत, मतलब वो मैंडेटरी नहीं है कि कन्वर्स, अगर ये ज़ीरो है तो कन्वर्स टू होगा ही होगा। बट हाँ, अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो ये जीरो ज़रूर होगा, बट अगर ये ज़ीरो है तो कॉन्ग्रेंट हो, ये हम नहीं कह सकते। ठीक है। बट हाँ, इस वाले कंडीशन से आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो इमेज का कंसेप्ट आता है, इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट सेज अबाउट इमेज। तो इमेज हम कैसे निकालते हैं किसी भी पॉइंट की, कि जो लाइन हमें गिवन होती है उसको हम एक मिरर मान लेते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग हम उसकी इमेज निकाल लेते हैं। तो अगर बताइए कि मेरे पास कोई पी पॉइंट है, मान लेते हैं पहले A, B, तो सबसे पहले उसने कहा कि बताओ
एक्स एक्सिस के अबाउट इसकी इमेज क्या होगी, तो लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस। तो अगर ये पी पॉइंट था ए कोमा बी, तो इसकी ये जो पी डैश आएगा, एक्स से तो सेम डिस्टेंस पे ए, बट वाई से जिस डिस्टेंस पॉजिटिव में था उसमें नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज माइनस। समझ पा रहे हो, एक्स एक्सिस में निकाला तो एक्स सेम रहा, वाई में चेंज हो गया। अगर मेरे से सिमिलरली वाई एक्सिस में पूछा जाए तो वाई एक्सिस में मैं कहूँगा पी डैश जो हो जाएगा वो माइनस ए कोमा बी हो जाएगा। अच्छा जी, अब आपसे पूछा गया है कि अब अगर आपको ओरिजिन के अबाउट निकालना है, तो ओरिजिन के अबाउट जो इमेज होती है पी डैश जो आता है वो आता है माइनस ए कोमा माइनस बी, दोनों जो होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। अच्छा, फिर अगर पूछा जाए कि ये इमेजेस जो होती हैं ये आपको याद रखनी है, बाकी तो फॉर्मूले तो अभी बताएंगे। y इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या होता है, तो p डैश होता है x और y चेंज हो जाते हैं, तो y और x हो जाता है, मीन्स p डैश विल कम आउट p कोमा a। और अगर पूछा जाए y इक्वल टू माइनस एक्स के अबाउट, तो जो p डैश जो पॉइंट आता है वो आता है माइनस b कोमा माइनस। ठीक है, इजी। मीन्स हम उनको सब्सटीट्यूट कर देते हैं, x को y से, y को x से इसके अंदर, तो इसको x को माइनस वाई से, y को माइनस एक्स से। कोई हो सकता है कोई आपको कर्व दे दिया और उसका पूछे कि भाई इस के अबाउट इसकी इमेज बताओ, किसी एक्स एक्सिस के अबाउट बताओ, तो एक्स एक्सिस के अबाउट बताना है तो y को माइनस वाई में चेंज, सिंपली। ठीक है, अब आता है कि एक लाइन के रिस्पेक्ट में जो कि थोड़ी सी अजीब लाइन हो, इक्वेशन गिवन हो, तो कैसे निकालें। तो देखो, थोड़ा सा पहले तो कंसेप्ट की बात कर देते हैं। अगर मान लीजिए ये लाइन एल है, ये मुझे पॉइंट पी की वन है, इसकी इमेज निकाल, तो मैं क्या करता हूँ, देखो अगर इसकी इमेज निकालनी है तो ये होगा पी डैश, ये एंगल होगा 90 डिग्री। तो मैं यहाँ से जो डिस्टेंस नीचे आया हूँ डी, मैं ट्राई करूँगा कि डी डिस्टेंस और नीचे आके इसकी इमेज निकाल, सिंपल। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इमेज निकालते हैं। अच्छा, अब इस इमेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ से देखो इमेज की करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला आता है, वो आता है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन, लेट से पी जो पॉइंट था एक्स वन कोमा वाई वन इसके कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, और पी डैश जो है जिसके निकालना है वो एक्स कोमा वाई, लाइन जो है वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जी। तो ए एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ, इसको अब इसमें रख देंगे पॉइंट पी को लाइन में, तो वो हमें मिलेगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ रूट नहीं आता है, और इसको सोल्व करने पे हम एक्स और वाई निकाल लेंगे, तो वहां से मुझे क्या मिल जाएगा, इमेज। यहाँ से मुझे इमेज मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मुझे लाइन में इमेज निकाल, ठीक है, लाइन में इमेज निकाल, आई थिंक आई मेड समथिंग मिस्टेक, यहाँ टू आएगा। हाँ, यहाँ टू आएगा। अगर मुझे इमेज निकालनी है तो यहाँ टू आएगा, और अगर यहाँ टू नहीं आता है तो पॉइंट, ये वाला पॉइंट पी आ जाता है। ये पी था, दिस इज पी डैश, दिस इज क्यू। तो क्यू पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये टू नहीं आएगा, पी डैश के करस्पॉन्डिंग ये टू आएगा। ठीक है, फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, बस वो टू का फैक्टर होता है। अगर मुझे लाइन के अबाउट निकालनी है तो देखो भाई, क्या है कि मेरे को ये गिवन है ये लाइन, मेरे पास दूसरी एक लाइन ऐसी है, अब इसकी इमेज निकालनी है, तो इसकी इमेज जो होगी वो कुछ ऐसी होगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेता हूँ, ये फिक्स रह जाएगा। ठीक है, और इस लाइन पे कोई भी पॉइंट निकाल के उसकी इमेज निकाल दूंगा, और ये दो पॉइंट हो जाएंगे, और इनसे लाइन निकाल, दिस इज इजी प्रोसेस, बहुत आसान। ठीक है, तो ऐसे निकाल लेंगे। फिर आता है फैमिली। नेक्स्ट टॉपिक इज फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन,
तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर मान लीजिए L1 है, मैंने सेम L1 और L2 मैंने रखा AIX प्लस BIY प्लस CI इक्वल टू 0 में, तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन हम डिनोट करेंगे L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। ये क्या फैमिली है? ये बहुत सारी लाइन्स हैं। ये जो इक्वेशन है बहुत सारी लाइन्स को डिनोट शो करता है, जिसमें लैम्डा वेरिएबल होगा तो अलग अलग लाइन आएगी जो कि L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से जा रही है। लेट्स से दिस इज L1, दिस इज L2। इस पॉइंट से जाने वाली सारी लाइनों के करस्पॉन्डिंग ये इक्वेशन, ठीक है। अगर कोई कंडीशन दे होगी तो वो इसमें सेटिस्फाई करेंगे और वहां से लैम्डा निकाल लेंगे तो हमें और लाइन मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जो अगला हम टॉपिक देखते हैं वो हमारे पास होता है, सबसे पहले एक नोट भी है, एक पैरेललोग्राम के करस्पॉन्डिंग। तो देखिए इस नोट में क्या है हमारे पास कि हमने क्या माना कि हमारे पास पैरेललोग्राम, ये U1 साइड है, ये U2 साइड है, ये U3 है, ये U4 है, ठीक है, मतलब जैसे भी आप मानते हैं, और इसका डायगोनल D है। तो आपने क्या माना कि U1 जो होगा वो तो होगा भाई AX प्लस BY प्लस C। U3 क्या होगा बोले, स्लोप तो सेम होगी तो कुछ होगा तो इसी फॉर्म में AX प्लस BY प्लस C डैश। अच्छा, ये U2 आएगा इधर। U3 क्या माना, U3 माना कि मैंने A डैश X प्लस B डैश Y प्लस D, और U4 जो माना वो माना A डैश X प्लस B डैश Y प्लस D डैश। और ये है U1 इक्वल टू 0, U2 इक्वल टू 0, U3 इक्वल टू 0, और ये है U4 इक्वल टू 0। तो जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, डायगोनल जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं। देखो अगर मुझे ये वाला डायगोनल निकालना है तो इसके लिए मैं करता हूँ इस साइड के इनका प्रोडक्ट, इस साइड के इनका प्रोडक्ट, और उसको उनका जो डिफरेंस है उसको जीरो कर देता हूँ। दैट इज U1 इंटू U4 माइनस U3 इंटू U2 जो होगा वो जीरो हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट का डिफरेंस जो है उसको मैं जीरो रख दूंगा, तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और वो एक स्ट्रेट लाइन डायगोनल इस वाले डायगोनल को रिप्रेजेंट। इसके लिए क्या करेंगे, वो सेम इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट का डिफरेंस निकाल देंगे, ठीक है। अगला जो पॉइंट आता है दैट इज शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट इज शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन के शिफ्टिंग में अगर मान लीजिए मैंने ओरिजिन को 0,0 से किसी पॉइंट P अल्फा कोमा बीटा पे शिफ्ट किया, तो जो नए कोऑर्डिनेट्स होंगे, नया जो होगा वो होगा कैपिटल X होगा x माइनस अल्फा, और y जो होगा वो हो जाएगा y माइनस बीटा, ठीक, इजी। हाँ, रोटेशन पे थोड़ा सा रहता है, तो रोटेशन के करस्पॉन्डिंग आपको जल्दी से बता देते हैं। रोटेशन में क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक्सिस को क्लॉकवाइज में, अच्छा नहीं, हाँ एंटी क्लॉकवाइज में, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में थीटा एंगल आपने अगर चेंज किया है तो उसके करस्पॉन्डिंग आप इसको याद रख सकते हैं, स्टेबल को याद रख सकते हैं। इधर होगा ओल्ड वाले, इधर होगा न्यू वाले। ओल्ड वाले जो होंगे वो होंगे एक्स और वाई, यहाँ से आएगा एक्स डैश और वाई डैश, ऐसे याद रखेंगे। कोस कोस थीटा, यहाँ आएगा माइनस साइन थीटा, यहाँ आएगा साइन थीटा, और यहाँ पे आएगा कोस थीटा। तो अब मुझे जो भी निकालना है, इफ केस मुझे ओल्ड वाला एक्स निकालना था नए एक्स डैश और वाई डैश की फॉर्म में, तो मैं इससे नीचे जाऊंगा, दैट इज एक्स डैश कोस थीटा
माइनस वाई डैश साइन थीटा। अगर मैं निकाल के दिखा देता हूँ, न्यू जो आते हैं, न्यू एक्सेस जो आते हैं वो इस फॉर्म में आते हैं, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और वाई डैश जो आता है वो आता है माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। ठीक है। ये अगला जो होता है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर की जो इक्वेशन होती है, अगर मेरे पास दो लाइन है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, और दूसरी लाइन है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, और इनके करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर निकालना है, तो उसकी इक्वेशन आएगी ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन अपॉन ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर का रूट, दिस विल इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर। ये इसके दो एंगल बाइसेक्टर आ जाएंगे, एल वन और एल टू के। अब अगर वो पूछता है कि वो बताओ कि भाई एंगल बाइसेक्टर कौन से करस्पॉन्डिंग एक्यूट होगा, कौन सा ऑब्ट्यूज होगा, मीन्स देखिए अगर ये आपकी दो लाइनें थी एल वन और ये एल टू, तो ये एंगल एक्यूट है और ये ऑब्ट्यूज है, तो जो ये वाला होगा बाइसेक्टर, लेट्स से बी वन, और ये वाला बाइसेक्टर बी टू, तो ये होगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ये होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो अगर मुझसे वो पूछे जाते हैं तो वो कैसे कैलकुलेट करूँगा? तो सबसे पहले जो मेरी लाइनें थी ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, इसमें सी वन और सी टू का मैं साइन जो होगा वो सेम बना लूँगा। सी वन और सी टू का साइन जो होगा वो सेम बना लूँगा, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, और फिर मैं क्या निकालूंगा, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू। सी वन सी टू को का साइन सेम करने के बाद मैं इक्वेशन को चेंज करूंगा, और फिर ये वैल्यू जो होगी वो कैलकुलेट करूंगा। अगर ये ग्रेटर देन जीरो आता है तो पॉजिटिव के करस्पॉन्डिंग ऑब्ट्यूस मिलेगा, और नेगेटिव के करस्पॉन्डिंग एक्यूट मिलेगा। ठीक है। पॉजिटिव ओपन करेंगे साइन के साथ, क्योंकि आपने लाइन इक्वेशन क्या थी, ये वाली। ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव के करस्पॉन्डिंग ऑब्ट्यूस मिलेगा और नेगेटिव के करस्पॉन्डिंग एक्यूट मिलेगा। अगर ये लेस देन जीरो आ जाता है तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक। बाकी तरीके तो और भी होते हैं, तरीके आप क्या करेंगे, आप दूसरा तरीका आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि फिर आपने जैसे माना कि आपने बाइसेक्टर निकाले, बाइसेक्टर से आप थीटा कैलकुलेट करते हैं, फिर आप टेन थीटा निकालते हैं, फिर टेन थीटा अगर आपका एक के करस्पॉन्डिंग ग्रेटर देन वन आ जाता है तो वो आपका ऑब्ट्यूस होगा। अगर टेन थीटा जो होता है वो लेस देन वन आ जाता है तो आपका एक्यूट होगा, क्योंकि यहाँ से थीटा 45 निकलता है ना। और अगर टेन थीटा एग्जैक्ट वन आ जाता है तो वो परपेंडिकुलर आ जाएंगे, टेन थीटा वन, तो परपेंडिकुलर आ जाएंगे। ठीक है। या फिर आप कोई पॉइंट निकाल के डिस्टेंस वाला तरीका भी निकाल सकते हो, कि लाइन एल पे आपने डिस्टेंस निकाली। इसी के मैं एक बार बता देता हूँ। लेट दीज आर योर एंगल बाइसेक्टर्स। और ठीक है, ये अगर ऐसे कुछ है तो मैंने ये एल वन पे पॉइंट पी निकाला। अब अगर ये डिस्टेंस कम है और ये ज़्यादा है तो इसका मतलब ये कैसा होगा, एक्यूट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ठीक है। मतलब एल वन बाइसेक्टर बी वन से डिस्टेंस हो, बी टू से डिस्टेंस में निकाल लूंगा कोई पॉइंट पी एल लाइन पे मान के। अच्छा जी। अगर आपसे फिर पूछा जाता है कि किसी पॉइंट कोई पॉइंट आपका कहाँ लाई कर रहा है, किस एंगल बाइसेक्टर के रीजन में लाई कर रहा है, तो वो कैसे निकालते हैं, तो देखो अगर मान लीजिए मेरे ये बाइसेक्टर्स हैं और ये मेरी लाइन है, ये मेरी लाइन एल वन है और ये मेरी लाइन एल टू है। ठीक है, वो जो भी है आप मान लीजिए, थोड़ा सा फिगर पे ना आ जाए।
ये L1 है, ये L2 है, ये बाइसेक्टर P1 है, ये बाइसेक्टर B2 है। ठीक है, तो देखो क्या होगा कि अगर मैं क्या करूँगा, मेरे पास पॉइंट P है, मुझे वो पॉइंट P निकालना है कि वो कहाँ लाई करता है, तो किस रीजन में लाई करता है, मतलब अगर वो मान लीजिए इस रीजन में लाई करता है तो B1 में लाई करता है, B1 बाइसेक्टर के करस्पॉन्डिंग लाई करता है, या इसमें लाई करता है तो भी B1 के करस्पॉन्डिंग लाई करता है, बट अगर इसमें करता है तो B2 के करस्पॉन्डिंग, इसमें करता है तो भी B2 के करस्पॉन्डिंग। तो मैं क्या करूँगा कि पॉइंट P जो होगा उसको उसको L1 और L2 में रख के देखूंगा। ठीक है, L1 और L2 में जो x और y थे वहाँ पे P के कोऑर्डिनेट्स रखूंगा। अगर वो सेम साइन के आते हैं, अगर वो सेम साइन के आते हैं तो मुझे P अगर निकालना है तो उसके करस्पॉन्डिंग P में पॉजिटिव साइन से मैं खोल दूंगा ऊपर वाली इक्वेशन जो सबसे ऊपर निकाली थी। और अगर ये अपोजिट साइड के आते हैं, अगर ये अपोजिट साइड साइन के आते हैं, सॉरी अपोजिट साइन के आते हैं, इनमें सब्सटीट्यूट करने पे P पॉइंट को L1 और L2 पे, तो मैं इसको नेगेटिव से खोल दूंगा ऊपर वाली इक्वेशन को, तो मुझे P के करस्पॉन्डिंग जिस रीजन में P है वो मिल जाएगा। अगर P वाला नहीं निकालना है तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, इसको पॉजिटिव साइन से। ठीक, इजी। और इसके बाद आपके पास अगर आपको एक ट्राइंगल में पूछा जाए कि एंगल बाइसेक्टर इन केस ऑफ ट्राइंगल, तो उसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। केस वन, पहला तो ये है कि आपको सारे वर्टाइसिस गिवन है, तो वर्टाइसिस आपको गिवन है, वर्टाइसिस गिवन है तो हमने आपको आई निकालना सिखाया था, इन सेंटर, इन सेंटर निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए ये आपके ए बी और सी है तो आपने आई निकाल लिया, तो एक ए आई हो जाएगा, एक सी आई और एक बी आई आपकी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। सबसे इम्पोर्टेंट केस ये होता है कि दूसरा केस ये था, मान लीजिए केस सेकंड, इसमें हम एक की उस पर बात करेंगे। केस सेकंड में क्या था कि आपको साइड्स पता है तीन, तो साइड्स आपको तीनों पता है तो आप वर्टाइसिस तीनों निकाल सकते हैं, वर्टाइसिस तीनों निकाल सकते हैं तो ऊपर वाले तरीके से कर सकते हैं। या फिर आपको जैसा हमने बताया था टेन थीटा वाला एंगल वाला फॉर्मूला, उससे भी आप सोल्व कर सकते हैं, इंटरनल एंगल डिवाइड करके कर सकते हैं कि आपका इंटरनल एंगल एक्यूट है या फिर ऑब्ट्यूस है, उसके करस्पॉन्डिंग आप प्लस माइनस निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। बट जो इसमें सबसे अच्छा जो मेथड होगा वो क्या होगा कि मैंने मान लीजिए मेरे पास ये था मेरा ट्राइंगल ए बी सी, तो इसके करस्पॉन्डिंग मैंने तो दो एंगल बाइसेक्टर निकाले ऐसे कुछ, तो जिसके करस्पॉन्डिंग देखिए, इसमें अगर मैं इस लाइन को चेक करूं तो इस लाइन के इस साइड ही ए और सी हैं, बट ये वाला जो एंगल बाइसेक्टर है इसमें ए और सी अपोजिट साइड, समझ पा रहे हैं आप, अपोजिट साइड में मतलब सब्सटीट्यूट करने पे साइन अलग अलग मिलेगा। अच्छा ये पॉइंट बताना चाहिए था कि अगर लाइन में आप एल लाइन में जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है, इसमें अगर आप पी पॉइंट पी वन और पी टू पॉइंट रखते हैं, मतलब एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू रखते हैं, अगर आपको सेम साइन मिलते हैं तो इसका मतलब वो लाइन के सेम साइड है, अपोजिट साइन मिलते हैं मतलब लाइन के अपोजिट साइड। तो अगर आप इसमें ए और बी सी के करस्पॉन्डिंग रखेंगे तो आपको अपोजिट साइन मिलने चाहिए, तो वो आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा, और ये मोस्ट सफिशिएंट मेथड है। इसके अलावा एक मेथड ये भी है, अगर आपकी इमेजिनेशंस बहुत अच्छी हैं तो आप प्लॉट भी कर सकते हैं, प्लॉट करके चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, वो भी एक इजी मेथड है सोल्व करने। फिर इससे जो अगला पॉइंट आता है वो हमारे पास आता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए आपने L1 इक्वल टू जीरो निकाली कोई लाइन, L2 इक्वल टू जीरो निकाली कोई लाइन, तो इन दोनों की कंबाइन इक्वेशन क्या होगी कि L1 इंटू L2 इक्वल टू जीरो, इसकी कंबाइन इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अगला
तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो ओरिजिन से जाती है उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होती है, उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो होती है वो आपको ऐसी दिखती है, क्योंकि उनमें आपकी कांस्टेंट टर्म तो थी नहीं। दोनों जो लाइन थी, एक तो लाइन y इज इक्वल टू m1x थी, एक y इज इक्वल टू m2x थी। अब इन्हीं लाइन को आपने सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा बना लिया प्रोडक्ट करके। अब इनके करस्पॉन्डिंग अगर आप सोल्व करते हैं तो इसमें हम वैसे क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि पूरे को वाई स्क्वेयर से, सॉरी एक्स स्क्वेयर से डिवाइड दे देंगे, तो ये कट जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर, और y बाई एक्स को m से सब्सटीट्यूट कर देंगे तो मेरे को इक्वेशन मिल जाएगी कुछ ऐसी, a प्लस 2hm प्लस बी एम स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन होगी इसके दो रूट्स होंगे m1 और m2, ठीक। और आप इक्वेशंस दोनों लाइनों को निकाल सकते हैं यहाँ से। रियल होंगे इमेजनरी होंगे वो आप सब निकाल सकते हैं वहाँ से। बेसिकली ये इक्वेशंस आती हैं एच स्क्वायर माइनस ए बी, अगर जीरो से बड़ा है तो रियल और डिफरेंट, अगर इक्वल हो जाएगा तो सेम हो जाएंगे, इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो सेम हो जाएंगे और कोइंसिडेंट लाइन होंगी, और अगर लेस देन जीरो हो गया तो इमेजनरी। अगर उन दोनों के बीच का अगर आपको एंगल निकालना है तो उसके करस्पॉन्डिंग आप सोल्व करेंगे। इक्वेशन का फॉर्मूला सीधा मैं बता देता हूँ। टेन थीटा जो आएगा वो आएगा 2 √of h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी का मोड, ये आपका फॉर्मूला आता है। अगर h² की वैल्यू ए बी हो गई तो क्या होगा, पैरेलल हो जाएंगी लाइन। अगर a प्लस बी की वैल्यू जीरो हो गई तो परपेंडिकुलर हो जाएगी लाइन। दैट इज, अगर x² का कोफिशिएंट प्लस y² का कोफिशिएंट का सम जो अगर है वो अगर जीरो हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी जो लाइन्स है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। और सेम ये तो दो लाइनें थी, तीन लाइनों के करस्पॉन्डिंग निकालना हो तो हम क्यूबिक बना देंगे, ठीक है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको तीन लाइनों के करस्पॉन्डिंग निकालना हो, चार लाइनों के करस्पॉन्डिंग निकालना हो तो वो आप निकाल सकते हैं। अगर हम इसका एंगल बाइसेक्टर निकालना चाहें तो उसकी इक्वेशन आती है x² माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एच। ये एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन है, कंबाइन इक्वेशन दोनों एंगल बाइसेक्टर की, ठीक है। इसमें भी सेम केसेस, जो ऊपर पड़े थोड़ा बहुत वो नीचे आ जाए। अब बात करते हैं जनरल इक्वेशन की। भाई ये तो क्या था कि हमने जो ओरिजिन से जा रही थी उनकी बात कर ली, मेनली जनरल इक्वेशन की बात करते हैं। तो जो जनरल इक्वेशन होती है वो कुछ ऐसी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर। बोले ये तो वही है, इसमें चेंज क्या है, इसमें चेंज आता है ये, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये इक्वेशन जो है ये एक स्ट्रेट लाइन के पेयर को शो करती है, और इसको मैं एक डिटर्मिनेंट के करस्पॉन्डिंग भी शो कर सकता हूँ, जो कि होता है ए बी सी एच जी एफ एफ जी एच एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग थोड़ा सा आपको ध्यान रख देना होगा कि इसमें अगर टेन थीटा एंगल पूछा जाए तो टेन थीटा सेम आएगा जो पहले आया था, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। मीन्स आपको बस थोड़ा सोल्व करना आना चाहिए, फैक्टराइज करना आना चाहिए, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में शायद आपने पढ़ा होगा कि कैसे फैक्टराइज किया जाता है उसके करस्पॉन्डिंग। इसमें उससे ज़्यादा कुछ सच है नहीं। फिर अगला हम थोड़ा सा बात करते हैं सेंटर ऑफ कॉनिक। सेंटर ऑफ कॉनिक क्या होता है कि अगर कोई पेयर है स्ट्रेट लाइन का तो उसका सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उनका।
फिर सर्कल है तो उसका सेंटर क्या होता है, कोनिक का उसका सेंटर ही होता है सर्कल का। तो अगर पैराबोला है तो उसकी करस्पॉन्डिंग कुछ भी नहीं होता, और एलिप्स और हाइपरबोला के करस्पॉन्डिंग में उनका सेंटर होता है। अभी सेंटर निकालते कैसे हैं, अगर आपको कोई दो वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका सेंटर कैसे निकालते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर आपका एफ कोई फंक्शन है जो आपको ऊपर गिवन था उसी फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे, डेल एफ बाय पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, उसको ज़ीरो रखेंगे, और पार्शियल डेरिवेटिव उसका करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में और उसको ज़ीरो करेंगे। दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस आएंगी, उनको सोल्व करेंगे और आपको वहाँ से सेंटर मिल जाएगा। जो क्या क्या सेंटर होगा, अगर वो स्ट्रेट लाइन होगी तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सर्कल, इलिप्स और हाइपरबोला के करस्पॉन्डिंग आपको सेंटर मिल जाएगा, और पैराबोला के करस्पॉन्डिंग कोई ऐसा पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, जो अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास एक कर्व था, इसको मैंने इस फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो इस फॉर्म में रखा, और मेरे पास एक लाइन एल थी जिसको मैंने एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में रखा। तो मैंने माना कि एल जो लाइन थी ये सी कर्व को दो पॉइंट पे काट रही है। ठीक है, जैसे कि ये कर्व सी है, ठीक है, ये लाइन एल थी, ये कर्व सी था, उसको दो पॉइंट ए और बी पे काट रही है। तो ए और बी की जो कंबाइन इक्वेशन होती है उसको कैसे निकालते हैं, जहां जहां एक वेरिएबल है सिर्फ और सिर्फ, जहां जहां से डिग्री एक आ रही है वहां पे उसको वन से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक आ रही है या मतलब दो नहीं आ रही तो उसको वन से मल्टीप्लाई करके उसको सोल्व करते हैं। तो देखो जैसे कि जो सी था, अगर मैं यहाँ देखूँ तो सिर्फ एक्स था, वाई नहीं था तो उसको वन से मल्टीप्लाई किया, वाई था, एक्स नहीं था, यहाँ वन से, सी के करस्पॉन्डिंग तो कोई नहीं था तो सी को वन इंटू वन। अच्छा भाई ये वन और वन है क्या, ये वन और वन आ कहाँ से रहा है, तो ये जो वन होगा वो हम वन यहाँ से निकालेंगे। देखो यहाँ से वन क्या होगा, इसको पहले लाते हैं इधर एन को, तो ये हुआ एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू माइनस एन से डिवाइड दे देंगे और ये वैल्यू वन। तो इस वैल्यू को जहाँ भी मैंने वन सब्सटीट्यूट किया है वहाँ रख दूंगा, तो मेरे पास ये पूरी पूरी दो डिग्री की इक्वेशन में, जिसकी डिग्री दो है उसमें इक्वेशन आ जाएगी, और वो ओ ए और ओ बी की कंबाइंड इक्वेशन हो जाएगी। और वो एक ऐसी इक्वेशन होगी, अगर आप इसको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन वैसी इक्वेशन होगी, उसके करस्पॉन्डिंग वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है तो वो आप निकाल सकते हैं ऊपर आपको। इस चैप्टर में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में सर्कल के साथ। थैंक यू।